इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर की बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, इंडक्टर क्या होता है, एक पासिव एलिमेंट होता है। वो पासिव एलिमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, विद्युत धारा में होने वाले बदलाव का विरोध करना। ठीक है, विद्युत धारा में होने वाले बदलाव का विरोध करना। वैसे विद्युत धारा कहने का अर्थ ये है कि ये क्या करता है कि अगर विद्युत धारा जो है अगर 5 एम्पियर बह रहा है और सडनली वो चेंज होकर 6 एम्पियर हो गया, तो ये जो बदलाव हुआ 1 एम्पियर का, उसका विरोध करता है ये, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो ये एक पासिव एलिमेंट है। और देखते हैं क्या कि सपोज कीजिए कि कोई कॉइल है, उसमें से करंट आई गुजर रहा है और उस करंट गुजरने का कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मैक्सिमम फ्लक्स फाई है उत्पन्न हो रहा है। तो हम उस कॉइल का जो इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L=N×φ/I। N नंबर ऑफ टर्न है, फाई मैक्सिमम फ्लक्स है और I जो है करंट है। अब देखिए, इस फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर किसी कॉइल से करंट की मात्रा को डबल कर दें तो इंडक्टेंस का क्या वैल्यू होगा, या ज़्यादा कर दें तो क्या होगा। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न है और मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन L जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल I होगा। ठीक है, देखिए कोई भी फॉर्मूला में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब कहता है सहयोगी, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब या जो आपका एक अर्थ में कह सकते हैं, जब भी आपके फॉर्मूला में अंश जो होता है वो सहयोगी का काम करता है और हर जो होता है वो विरोधी का काम करता है, दुश्मनी का काम करता है। तो ये हर फॉर्मूले में लागू होता है, इस पे ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने वेव फॉर्म बनाए हैं। तो देखिए, जो सिनुसोइडल है, फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर वेव फॉर्म है। तो इसमें क्या है, ये रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्टर का काम होता है कि करंट में होने वाले बदलाव को रोकना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है। ये 0 लाइन है, 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम से फिर 0 में आ रहा है। तो ये एक समान कांस्टेंट नहीं रह रहा है, जिसके कारण अब इस तरह के वेव फॉर्म का क्या होगा, इस तरह के वेव फॉर्म में आपका जो इंडक्टर जो है उसका आउटपुट जो होगा 0 हो जाएगा, करंट आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है इसको वेरिएबल करंट प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर में भी देखिए 0 से मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम से 0 हो रहा है करंट, फिर 0 से मैक्सिमम। मतलब एक तरह से कह सकते हैं शांति नहीं है उसको। जहाँ शांति है वहीं पे इंडक्टर जाने देता है, अशांत लोग करंट को जाने नहीं देता है वो। उसी तरह देखिए आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, कंसेप्ट इस सब चीज़ को समझ लीजिएगा कि हमेशा जब भी मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्चुएशन मिलेगा करंट में, तो वहाँ पे इंडक्टर के द्वारा हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया जाता है, जिसके कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का ही भाई समझिए इसको। ठीक है, उसके तरह ये भी विरोध करेगा करंट का। तो ये करंट का फ्लक्चुएशन बढ़ेगा तो एक्सल का मान बढ़ेगा, एक्सल का मान बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो एक्सल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एफ से फ्रीक्वेंसी, और एक्सल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब इंडक्टेंस वैल्यू पे भी आपका एक्सल बढ़ जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि एल बढ़ेगा तो
आउटपुट करंट भी घट जाएगा। तो इस प्रकार से अब जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का इनपुट दिया इंडक्टर को, तो आउटपुट कैसे मिलेगा। आउटपुट देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू में कुछ समय के लिए ये क्या है, शांत रह रहा है। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे मानते हैं ये 5 माइक्रो सेकेंड है। ये 5 माइक्रो सेकेंड के लिए जो है आई मैक्स कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो वो उसमें कांस्टेंट रहा तो क्या है, कंडक्टर उस समय इसको लो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रदान करेगा, मतलब कि अच्छा कंडक्टर की भांति काम करेगा और उसको आउटपुट देने देगा, आउटपुट जाएगा। लेकिन जब फिर डाउन हो रहा है तो वैरी कर रहा है तो यहाँ आउटपुट नहीं देगा। फिर यहाँ पे तो लो सिग्नल है, फिर यहाँ से ऊपर वैरी करता है, नहीं बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट है, देगा। तो इस तरह से इसका आउटपुट बनने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कोई भी फ्लक्चुएटिंग करंट को इंडक्टर जो है बाहर जाने नहीं देता है, उसको अपने इनपुट में ही रोके रहता है, आउटपुट नहीं देता है। अब देखिए, किसी भी इंडक्टर द्वारा जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ LI²। एल इंडक्टेंस हो गया, आई जो हो गया करंट उसके थ्रू जो गुजर रहा है, LI² हो गया। अब देखिए, इंडक्टर जो है वो ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करके रखता है। ऊर्जा को किसके रूप में, ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करके रखता है। अब देखते हैं क्या, देखिए अब दो वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कपलिंग कोफिशिएंट। आप जब भी इंडक्टर चैप्टर को पढ़िएगा तो उसमें दो वर्ड मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कपलिंग कोफिशिएंट। पहले बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंतर्गत क्या होता है, जब भी किसी एक कॉइल को हम एनर्जाइज करते हैं, करंट देते हैं तो शुरुआत में, तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड अगर उत्पन्न हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर शुरुआत में जो है प्रारंभिक टाइम में जब अन्य कॉइल के संपर्क में आएगा तो वह उस कॉइल के द्वारा जो है संपर्क में आने पर उस दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। और इस प्रकार से जो है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर जो यहाँ था उसका ट्रांसफ़र दूसरे कॉइल में हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब इसमें देखना ये है, एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक बैटरी है, उसमें कॉइल को हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं और उसके जस्ट बगल में एक और कॉइल रखते हैं, उसमें वोल्ट मीटर AC जोड़ देते हैं। अब देखिए, जब हम स्विच को जब क्लोज करेंगे, एकदम शुरुआत में जब क्लोज करेंगे तो अचानक से करंट वेरी करेगा, और करंट वेरी करेगा तो क्या है, उसके बाद ये क्या करे, अचानक से इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में उस करंट को यूटिलाइज कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। वो मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी करेगा, जो कि अचानक दिया गया, तो अचानक जीरो से ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम में जाएगा, तो उस संपर्क में यहाँ से भी जीरो से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये वोल्ट मीटर में 180 डिग्री फेज डिफरेंस में यहाँ पर EMF जो पैदा होगा उसको ये वोल्ट मीटर शो करेगा। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाती है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र जो है मैग्नेटिक पाथ के द्वारा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में किया जा रहा है, उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब कपलिंग कोफिशिएंट क्या कहलाता है, कपलिंग कोफिशिएंट कहलाता है कि जो दो कॉइल को जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंतर्गत,
ठीक है। दो कॉइल को जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंतर्गत जब जोड़ते हैं तो उस दौरान उस सोर्स से कनेक्टेड कॉइल के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की कितनी मात्रा दूसरे कॉइल के संपर्क में आ रही है, उसी को हम लोग कपलिंग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि अगर ये 100% इसका फ्लक्स उत्पन्न हुआ, इससे दूसरे कॉइल से संपर्क कर रहा है, तो हम कहेंगे 1, मतलब 100% को 1 के तौर पे डिनोट किया जाता है। अगर इसका अधिकांश भाग मानते 90% इस पर टच कर रहा है और 10% लीकेज इधर उधर हो रहा है, तो हम कपलिंग कोफिशिएंट 0.9 कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है। कपलिंग कोफिशिएंट द्वारा क्या किया जा रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक, मतलब कि कितना अधिक करे फ्लक्स जो है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में लिंक हो पा रहा है, इसको हम कहते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, अब सीरीज और पैरेलल जोड़ जो होता है इसका इंडक्टर का जो सीरीज और पैरेलल जोड़ जो होता है वो रजिस्टर प्रतिरोधक के सीरीज और पैरेलल जोड़ के नियम को ही फॉलो करता है। दोनों का एक समान होता है, चाहे रजिस्टर का चाहे इंडक्टर का नियम, दोनों एक दूसरे पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है कि जब दो कॉइल को हम जोड़ रहे हैं तो दो ही चीज़ हो सकता है कि इसके L1 के द्वारा, जो कॉइल L1 के द्वारा फ्लक्स 1 बन रहा है और L2 के द्वारा फ्लक्स 2 बन रहा है अगर करंट देने पे, तो इसमें होता है ये क्या, दो कंडीशन होगा। या तो इसका फ्लक्स जो है इसका साथ देगा, और नहीं तो इसका फ्लक्स जो है इसका विरोध करेगा। कोई एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है, वही वाला हो गया स्थिति कि नदी के धारा के विपरीत धारा के साथ वाला कंडीशन यहाँ लग गया। अब देखिए, अगर ये दोनों साथ हो जाएंगे, अगर फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 साथ होंगे, तो टोटल जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बनेगा नया जुड़ जाने पे, उसमें क्या होगा, आपका ये इंडक्टेंस वैल्यू हाई होगा। और वही अगर दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं तो इंडक्टेंस इक्विवेलेंट जो होगा वो कम हो जाएगा पहले की तुलना में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम जानेंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल में हमारा जो दो कॉइल जोड़ा गया वो किस तरह का बिहेवियर है, दोस्त है कि दुश्मन है। तो देखिए, जब भी इस तरह का डायग्राम दिया रहे कि एक कॉइल जुड़ा है दूसरे कॉइल से और एक डॉट और दो डॉट दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ये भी इस कॉइल के सापेक्ष में लेफ्ट में, और ये डॉट भी इस कॉइल के सापेक्ष में लेफ्ट में। तो जब दोनों डॉट का डायरेक्शन जो होता है वो एक साइड में हो तो वहाँ पे एडिटिव हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M। 2M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उस कॉइल का है, जो कि आपको दिया गया रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्टिव टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, एक ईड़ घाट में है तो एक बीड़ घाट में, मतलब कहने का अर्थ है एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। ठीक है, तो L इक्वल टू गया L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। यहाँ पे बस साइन का चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है एडिटिव में और यहाँ माइनस हो जाता है। अब देखते हैं पैरेलल कंडीशन में। पैरेलल में भी आपका जो होता है, ये देखिए, अगर डॉट जो है एक डायरेक्शन में है तो वो एडिटिव रहेगा। तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M स्क्वायर बटा L1 प्लस L2 प्लस 2M। नीचे वाला देखिए, ये सीरीज में जो एडिटिव वाला था उसका ही फॉर्मूला किया गया है, इसलिए आप उसका याद कीजिएगा तो आपका एक यहाँ का पोर्शन आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जब आपका जो पैरेलल में है तो L1 L2, और जब एडिटिव है तो प्लस M स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सब्सट्रैक्टिव में देखिए, ये इधर है ये इधर है, तो सब्सट्रैक्टिव में क्या होगा, L इक्विवेलेंट, सब्सट्रैक्टिव मतलब क्या, विरोधी, L इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा L1 L2 माइनस, अब देखिए वहाँ प्लस तो यहाँ माइनस M स्क्वायर, अब बटा, अब सीरीज का एडिटिव वाला है जो फॉर्मूला वही लग गया है, L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो इस प्रकार से
आप जो हैं इस तरह से आप जो है इंडक्टेंस के बारे में अच्छी तरह से कंसेप्ट प्राप्त कर सकते हैं इसको समझकर। और आपको मैं फिर आगे कुछ पॉइंट और बिंदु रखूँगा इंडक्टेंस के बारे में कि वो उनमें किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई इंडक्टर, इसको कॉइल कह लें, कॉइल को इंडक्टर कर लें, दोनों बात एक ही है। तो कोई भी इंडक्टर जब किसी फ्लक्चुएटिंग करंट सोर्स से या वेरिएबल करंट सोर्स से कनेक्ट होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उस इंडक्टर में, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी जैसे कि क्या होता है, फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट के अनुसार जब भी कंडक्टर फ्लक्स को डिस्टर्ब करे या फ्लक्स कंडक्टर को डिस्टर्ब करे, दोनों ही कंडीशन में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, किसमें, उस कंडक्टर में। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यही सिद्धांत जो होता है, अब जब हम किसी कॉइल को वेरिएबल करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस इंडक्टर में प्रभाव डालता है। देखते हैं कैसे। देखिए क्या होता है, ये एक सिंगल कॉइल है, जब इसको हम करंट वेरिएबल करंट सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसमें आई करंट जो कि वेरिएबल है वो प्रवाहित होने लगती है, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इंडक्टर का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। मैग्नेटिक फील्ड जो बना है वो भी क्या है, इस फ्लक्चुएटिंग करंट होने के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएटिंग करेगी, मतलब कि कम बेसी कम बेसी कम बेसी होगा। अभी देखिए, ये कम बेसी जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो अपने ही मतलब अपने ही कॉइल जो कि एक चालक ही है, उसको डिस्टरबेंस पैदा करने लगेगी। ये जो इसका द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि वैरी कर रहा है, कम बेसी हो रहा है, अधिक कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो वो क्या है कि अपने इसी कॉइल के जो कंडक्टर यूज है उसमें ये डिस्टरबेंस पैदा करेगी, और उस डिस्टरबेंस के कारण इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर माइनस एल मतलब उस कॉइल का इंडक्टेंस वैल्यू, डी आई बाई डी टी। अब देखिए, ये डी आई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है वेरिंग, मतलब कि उसके उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करता है डी। जब भी किसी पैरामीटर्स में उतार चढ़ाव दर्शाना होता है तो डी के साथ में, डोमिनेटर के साथ में हम लोग सॉरी इसका डिफरेंशिएटिव जो होता है, आपको मतलब जो इंटीग्रेशन का काम होता है उसको दर्शाने का काम जीरो से मैक्सिमम तक का दर्शाने का काम ये डी करता है, इंटीग्रेशन को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे ये करंट जो है पहले जीरो है, फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू तो गई, तो वो क्या हुआ, करंट भी बढ़ता गया, इधर है तो समय इतना पहुंचा, समय के साथ करंट बढ़ रहा, फिर यहाँ पहुंचा तो करंट, तब करंट का वैल्यू बढ़ा, समय भी बढ़ता गया, तो दोनों में करंट भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो उसी का अनुपात को हम लेते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसमें
उस कॉइल में उत्पन्न इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस यूज किया गया है। माइनस क्या है, दर्शाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अपने जनक करंट का विरोध कर देता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं क्या, ये करंट के कारण ही, वैरिंग करंट के कारण वेरी जो है फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और वही फ्लक्स जो है इस जनक करंट का अपोजिस करने लगता है, तो वही विरोध को दर्शाता है माइनस का चिन्ह। ये लेंज का नियम कहता है। जिस तरह होता है ना, कहानी सुनते हैं कि राजा था, राजा का बेटा बड़ा हुआ तो बाप को कैद कर लिया। तो कुछ ऐसा ही किस्सा जो लेंज लॉ का भी है, ठीक है। तो इस तरह का आप जान सकते हैं। अब देखिए, जब अपने ही कॉइल में डिस्टरबेंस पैदा कर, अब एक ही सर्किट में अपने ही कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देना कहलाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तब हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम कॉइल में। अब देखिए, सेम कॉइल में रहता है तो वो करंट आई जो है वो पूरे सर्किट में बहता है, तो ये इलेक्ट्रिकली जो है कनेक्टेड रहता है। कॉइल जो है ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ वो सभी चीज़ अपने एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, वो भी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी या प्राइमरी जो होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसको कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, एक कॉइल को मैंने वेरिंग करंट सोर्स से जोड़ दिया, अब उसके कारण आई करंट फॉलो हुआ वेरिंग करंट। उस वेरिंग करंट जो है वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा दूसरे कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और वो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो भी इसके द्वारा जो इसके जस्ट आउट ऑफ फेज 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा E बराबर माइनस एन नंबर ऑफ टर्न, मतलब इस वाइंडिंग में जितना टर्न है उसको बोल रहे हैं, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई मतलब क्या हुआ, ये जो करंट वेरी कर रहा था, फ्लक्स भी वेरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डी फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैक्सिमम होने में जो समय लिया उसका अनुपात बटा समय जो लिया है उसका अनुपात, डी फाई बाई डी टी, दोनों का करंट, समय और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का अनुपात ही तो है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स और समय का अनुपात है जो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी लेंज लॉ काम करता है, इसलिए माइनस का साइन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो होता है एक जो क्लोज कॉइल सर्किट है दूसरे क्लोज कॉइल सर्किट से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहते हैं। मतलब करंट जो है केवल इसका जो करंट है केवल इसी सर्किट में घूमेगा, इधर नहीं जा पाएगा। लेकिन पहले वाला में क्या देखते हैं, सेम सर्किट में था, वही करंट पूरे ईएमएफ जिसमें इंड्यूस हुआ उसी में वो जनक करंट था। लेकिन यहाँ क्या है, जनक करंट का सर्किट अलग है, कॉइल के थ्रू अलग है, और जो इंड्यूस ईएमएफ का कॉइल का सर्किट का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड कर रहा है जो ईएमएफ इंड्यूस है वो केवल इस मैग्नेटिक फ्लक्स में ही डिपेंड कर रहा है। अगर ये कितना भी करंट दे दें और अगर ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स से संपर्क ना करे तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा ही नहीं। तो मैं इसमें केवल इस मैग्नेटिक फ्लक्स पे आपका निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस तरह से आपका जो है इंडक्टर का प्रॉपर्टीज़, उनके गुण
और उनमें उत्पन्न ईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।